Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 6. Dear students, our chapter number 6 is the coastal plain and the islands. जो तटीय मैदान है और जो हमारे द्वीप हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. The coastal plains, ए लैंड दैट लाइज नियर ए सी और एन ओशियन इज कॉल्ड कोस्ट. एक ज़मीन जो हमारे सागर और महासागरों के पास होती है वो क्या कहलाती है? कोस्ट कहलाती है. कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट लो लेइंग लैंड दैट आर लोकेटेड नियर ए सी और एन ओशियन. कोस्टल प्लेन्स जो है वो एक फ्लैट और लो लेइंग लैंड है जो हमारे सागर और महासागरों के पास स्थित होती है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई अलोन द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई अलोन द वेस्टर्न कोस्ट. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट के पास स्थित है और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्ट कोस्ट के पास स्थित है. जैसे बेटा ये मैप दिखाया हुआ है हमारा इंडिया का, इसके अंदर जो ये ब्राउन कलर में जो रीजन शो है ये कम्प्लीटली हमारा कोस्टल प्लेन्स का रीजन है. इसके अंदर जो ये वेस्टर्न एरिया जो वेस्ट कोस्ट के पास जो भी रीजन है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो ईस्ट कोस्ट के पास का जो रीजन है ईस्ट साइड में ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. द लेंथ ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट 6150 किलोमीटर. जो कोस्टल प्लेन्स की लेंथ है कंप्लीट वो कितनी है? 6150 किलोमीटर. द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो एवरेज इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की है 50 किलोमीटर एंड 120 किलोमीटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके अंदर इसकी जो विड्थ है वो है 120 किलोमीटर. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है. इट्स विड्थ इज अबाउट 50 किलोमीटर्स. इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है. दे स्टार्ट इन गुजरात एंड गो साउथवर्ड थ्रू आउट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर है और ये गुजरात से स्टार्ट होकर और साउथ की तरफ हमारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला तक विस्तृत है. दे टर्मिनेट इन कन्याकुमारी इन द साउथ. ये साउथ में कन्याकुमारी तक है. इन गुजरात दीज प्लेन्स आर बॉर्डर बट इन द साउथ इंडिया दे बिकम नैरो. गुजरात के अंदर ये जो कोस्टल प्लेन है इसकी चौड़ाई अधिक है और जैसे जैसे ये साउथ की तरफ आता है इसकी चौड़ाई कम हो जाती है. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. इसको 3 मेन भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट, सेकंड इज कोंकण कोस्ट और थर्ड इज मालाबार कोस्ट. सबसे पहले गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट 3 भागों में बांटा गया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को. द गुजरात कोस्ट इज ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ टू कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खम्बर. गुजरात कोस्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होकर और कहाँ तक है? गल्फ ऑफ खम्बोर तक है. टू द साउथ of the Gujarat coastline lies the Konkan coast which extend up to Goa. गुजरात जो कोस्ट है उसके ख़त्म होने के बाद हमारी कोंकण कोस्ट स्टार्ट होती है और जो गुजरात के ऊपर तक स्थित है. द कोस्ट लाइन हेयर इज नैरो. यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है वो बहुत अधिक कम हो जाती है, संकुचित हो जाती है. अनइवन एंड रॉकी, जो असमतल है यानी कि बराबर नहीं है. दैट इज वाई लाइट हाउस अलोन द कोस्ट वेयर शिप अबाउट द रॉक्स which are located just beneath the surface of the sea. इसी के कारण यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया हुआ है जो ये पिक में दिखाया हुआ है हमारा. ये जो शिप्स आती हैं ओशियंस के अंदर उनको डायरेक्शन प्रदान करता है. Many harbors located here have big cities and port today. India's largest commercial port is Jawaharlal Nehru Port, मुंबई. यहाँ पर बहुत सारे जो हार्बर्स हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर पोर्ट्स बनाए हुए हैं. इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पोर्ट जो है, कॉमर्शियल पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर स्थित है. दिस कोस्ट इज़ रिच इन पेट्रोलियम. ये जो तट है ये पेट्रोलियम से रिच है. मैनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर. यहाँ पर बहुत सारे तेल के कुएँ पाए
जाते हैं। द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट। जो मालाबार कोस्ट है वो कोंकण कोस्ट के साउथ में स्थित है। द मालाबार कोस्ट हैज़ मैनी सॉल्ट वाटर लेक कॉल्ड लैगून्स। जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पर बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स है जिनको लैगून्स कहा जाता है। दे आर ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बहुत अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कोची इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के अंदर जो कोची है वो सबसे इम्पोर्टेंट कोस्ट है। द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो क्लाइमेट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड बनी रहती है। द रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून। ये जो रीजन है ये समर मानसून के अंदर बहुत अधिक रेनफॉल रिसीव करता है। राइस, कोकोनट, कैश हैव नट्स, ग्राउंड नट, तंबाकू एंड शुगर केन आर ग्रो हेयर। यहाँ पर ये सारी फसलें ग्रो होती है जैसे राइस, कॉटन, शुगर, कोकोनट, सॉरी कॉटन नहीं है, ग्राउंड नट्स, तंबाकू, शुगर केन एट्सेट्रा। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द मेजर सोर्स ऑफ लाइवहुड। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, मेजर सोर्स है। कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलुरु एंड कोची आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज अलोन दीज सिटीज़। कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलुरु और कोची आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन अलोन दिस कोस्ट। ये जो कोस्ट है यहाँ पर ये सारी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। सम ऑफ द बेस्ट बीचेज इन द कंट्री लाइज इन दीज कोस्टल प्लेन। जो कुछ जो बेस्ट बीचेज हैं हमारी कंट्री के वो इस कोस्टल प्लेन में स्थित हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यू रीड दिस चैप्टर 2 times. Thank you. Everyone, I am Manisha ma'am, your maths teacher from MLP International School, Rajpura. Let me start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class, we do question number 1st and question number 2nd of exercise 9.2. Today we will do question number 3rd and question number 4th. Now question number 3rd, convert into decimal and add the following. Question number 3rd में हमें इनको decimals में convert करना है और उसके बाद add करना है. So let's start. स्टूडेंट्स, पहले गिवन नंबर को डेसिमल लगा के राइट करना है, फिर उनको ऐड करना है. नाउ पार्ट ए में गिवन है 89 रुपीज़ 5 पैसे. स्टूडेंट्स कैसे राइट करेंगे? इधर रुपीज़, इधर होंगे पैसे. 89 रुपीज़ के नीचे राइट करना है 0.5 पैसे. स्टूडेंट पैसे को कभी भी सिंगल डिजिट में राइट नहीं करते, 2 डिजिट्स में राइट करेंगे. 5 को राइट करेंगे 0.5 पैसे. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है 918 रुपीज़ 56 पैसे. 918 रुपीज़ 56 पैसे. नेक्स्ट एंड 7 रुपीज़ 78 पैसे. 7 रुपीज़ 78 पैसे. स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट से पॉइंट को मैच करना है. पॉइंट के राइट साइड की डिजिट राइट साइड में और लेफ्ट साइड की डिजिट लेफ्ट साइड में राइट करिए. नाउ स्टूडेंट्स, वी ऐड 5 में 6 को प्लस किया 11, 11 में 8 को प्लस किया 19, 9 1 कैरी. 0 में 5 को प्लस किया 5, 5 में 7 को प्लस किया 12 प्लस 1 कैरी 13, 3 1 कैरी. नाउ पॉइंट. 9 में 8 को प्लस किया 17, 17 में 7 को प्लस किया 24 प्लस 1 कैरी 25, 5 2 कैरी. 8 में 1 को प्लस किया 9, 9 में 2 कैरी को प्लस किया 11, 1 1 कैरी. 9 में 1 कैरी को प्लस किया 10. सो स्टूडेंट्स, 89 रुपीज़ 0.05 पैसे प्लस 918 रुपीज़ 0.56 पैसे प्लस 7 रुपीज़ 78 पैसे इज इक्वल टू 1015 रुपीज़ 0.39 पैसे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी. स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमें गिवन है 672 रुपीज़ 85 पैसे. नेक्स्ट गिवन है 95 रुपीज़ 6 पैसे. स्टूडेंट्स, पैसे को हमेशा 2 डिजिट में राइट करना है तो 06 पैसे. नेक्स्ट 2985 रुपीज़ 38 पैसे. ऐड 5 में 6 को प्लस किया 11, 11 में 8 को प्लस किया 19, 9 1 कैरी. 8 में 0 को प्लस किया 8, 8 में 3 को प्लस किया 11 प्लस 1 कैरी 12, 2 1 कैरी. नाउ पॉइंट. 2 में 5 को प्लस किया 7, 7 में 5 को प्लस किया 12 प्लस 1 कैरी 13, 3 1 कैरी. 7 में 9 को प्लस किया 16, 16 में 8 को प्लस किया 24 प्लस 1 कैरी 25,
5 2 कैरी, 6 में 9 को प्लस किया 15 प्लस 2 कैरी 17, 7 1 कैरी, 2 में 1 को प्लस किया 3. So students, our answer is 3,753 rupees and 29 paise. I think students you understand. So you can easily do remaining part C. Now we do next question, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स एंड सब्ट्रैक्ट. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन नंबर्स को डेसिमल में राइट करके सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ पार्ट ए में गिवन है 45 रुपीज़ 58 पैसे फ्रॉम 134 रुपीज़ 15 पैसे. स्टूडेंट्स 134 रुपीज़ 15 पैसे में से 45 रुपीज़ 58 को सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स लास्ट में जो नंबर गिवन है उसमें से आपको आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो रुपीज़ पैसे 134 रुपीज़ पॉइंट 15 पैसे किसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 45.58 को. नाउ 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 से कैरी लेंगे, 1 हो जाएगा 0 और 5 क्या हो जाएगा 15. 15 में से 8 को माइनस किया 7, 0 में से अगेन 5 माइनस नहीं होगा, 4 से कैरी लेंगे, 4 हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा 10. 10 में से 5 को माइनस किया 5 ना पॉइंट, 3 में से अगेन 5 माइनस नहीं होगा, 3 से कैरी लेगा, 3 हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 13. 13 में से 5 को माइनस किया 8, 2 में से अगेन 4 माइनस नहीं होगा, 1 से कैरी लेगा 0 और 2 हो जाएगा 12. 12 में से 4 को माइनस किया 8. नाउ 0 सेम. So students 134 rupees point 15 paise minus 45 rupees point 58 paise is equal to 88 rupees point 57 paise. I think you understand. Now we do next part, part B. Part B में हमें given है 286 rupees 89 paise from 700 rupees 5 paise. Now students 705 पैसे, पैसे हम कभी भी सिंगल राइट नहीं करते, 2 डिजिट्स में आएंगे 05 पैसे. इसमें से 186 रुपीज़ पॉइंट 89 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ सब्ट्रैक्ट 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे, 0 के पास कैरी नहीं है, कहाँ से कैरी लेगा 6 से. यहाँ हो जाएगा 10, ये कैरी इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा 9, 9, यहाँ भी 9, ये भी 9 और ये 15. नाउ स्टूडेंट 15 में से 9 को माइनस किया 6, 9 में से 8 को माइनस किया 1. नाउ पॉइंट 9 में से 6 को माइनस किया 3, 9 में से 8 को माइनस किया 1, 6 में से 2 को माइनस किया 4. सो स्टूडेंट 700 रुपीज़ 5 पैसे माइनस 286 रुपीज़ 89 पैसे इक्वल टू 413 रुपीज़ 16 पैसे. I think students you understand. So you can easily do remaining parts. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th का वन पार्ट रिमेनिंग रहता है. सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका SC1 के जो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं. अभी हम PT2 की तैयारी कर रहे हैं. तो आज मैं PT2 का सिलेबस आपको लिखवा रही हूँ, हिंदी व्याकरण का. तो सभी बच्चे देखेंगे. हिंदी व्याकरण में PT2 के सिलेबस में पाठ 10 अव्यय, क्रिया विशेषण, अव्यय का जो पहला भेद है क्रिया विशेषण. पाठ 11 में कुछ अन्य अव्यय है. पाठ 12 विराम चिन्ह. पाठ 13 पर्यायवाची शब्द. पाठ 14 विलोम शब्द, पत्र लेखन और कहानी लेखन. ये हम PT2 में करेंगे. तो आप सभी को ये सिलेबस अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर सुंदर राइटिंग में लिख लेना है. ठीक है. अभी हम पाठ 10 अव्यय का भाग क्रिया विशेषण, जो इसका पहला भेद है, वो हम पढ़ेंगे. तो बच्चों, हमारा पाठ 10 क्या है? अव्यय. अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण. कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण. आपने इससे पहले पढ़ा है पाठ क्रिया.
क्या होती है क्रिया? किसी भी काम का करना या होना क्रिया होता है, और विशेषण होता है किसी की विशेषता बताना। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? क्रिया की विशेषता बताना, यानी काम की विशेषता बताना। देखिए अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। कुछ लोग काम को धीरे धीरे करते हैं और कुछ जल्दी जल्दी। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उदाहरण देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, गड्ढे के भीतर चूहा है, कल होली है, ढेर सारी बातें करेंगे। अब बताइए कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। चूहा कहाँ है? भीतर गड्ढे के। होली कब है? कल। कितनी बातें करेंगे? ढेर सारी। क्रियाओं से निकले तीर जिन शब्दों की ओर जा रहे हैं वे शब्द क्रिया के तरीके, स्थान, समय और मात्रा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द क्रिया के समय, स्थान, मात्रा और क्रिया करने के तरीके के विषय में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि कार्य किस तरीके से हुआ है, किस समय हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है और किस ढंग से हुआ है, इस विषय में जो शब्द बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपकी? जो शब्द कार्य करने के समय, उसके स्थान, उसकी मात्रा और उसको करने के तरीके के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण के भेद। अभी आपने पढ़ा था क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके भेदों के बारे में। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी हम इसका पहला भेद पढ़ रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय की सूचना देता है कि क्रिया कब हुई। जैसे कल मेरी छुट्टी है, मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। यहाँ कल और रोज क्रिया के होने के समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे आज, कल, परसों, बराबर, अभी आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द कब करके हम उसके लिए प्रश्न कर सकते हैं, तो और जो उत्तर मिलेगा वो क्रिया विशेषण शब्द होगा। जैसे मेरी छुट्टी कब है? कल। मैं कब व्यायाम करता हूँ? रोज सुबह। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हम क्या करके प्रश्न करेंगे? कब करके। अगला है हमारा भेद जो है क्रिया विशेषण का। दूसरा भेद क्या बताया है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान की सूचना देता है कि क्रिया किस स्थान पर हुई, कार्य किस स्थान पर हुआ है। डाक घर आगे है, वह चोर इधर ही गया है। यहाँ जो आगे और इधर क्रिया के होने के स्थान की सूचना दे रहे हैं, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, दूर, पास, इधर, उधर, ये भी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए कहाँ और किधर करके प्रश्न किया जाता है और जो उत्तर मिलता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे डाकघर कहाँ है? आगे। वह चोर किधर गया है? इधर ही। और अगला हमारा भेद है क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के तरीके, गुण, प्रकार आदि की सूचना देता है। यह क्रिया विशेषण क्रिया के तरीके, गुण, प्रकार आदि की सूचना देता है। जैसे तरीका क्या है? हिरण तेज दौड़ता है, तो इसका दौड़ने का तरीका कैसा? तेज है। गुण में उसने लगन से पढ़ाई की, उसमें पढ़ाई करने का क्या गुण है? वो लगन से पढ़ता है। प्रकार, वह दौड़कर बाहर आया, उसका आने का तरीका क्या है? क्या प्रकार है? दौड़कर। तो इस तरह से तेज, लगन से और दौड़कर क्या हो गए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके कुछ अन्य भेद है, ऐसे, जैसे, ध्यान से, प्यार से, अच्छा आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए कैसे करके जब हम प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर मिलता है
हिरण कैसे दौड़ता है? तेज। उसने कैसे पढ़ाई की? लगन से। वह कैसे बाहर आ गया? दौड़कर। क्रिया विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि क्रिया का माप या तोल बताने की क्रिया कितनी हुई। इसका प्रयोग देखिए, कम पैसा, ज़्यादा पैसा। यहाँ कम और ज़्यादा विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा से पहले आकर संज्ञा का परिमाण बता रहे हैं कि संज्ञा मतलब क्रिया कितनी हुई है। तो वे शब्द, लेकिन ये शब्द जब क्रिया का परिमाण बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम कम बोला करो, यहाँ क्या क्रिया हो रही है? बोलने की। और कैसे का है कि बोलने की जो क्रिया है वो कितनी हो रही है, तो उसकी मात्रा बताई गई है कम। तो जो कम है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने ज़्यादा खा लिया, यहाँ खाने की क्रिया हुई है और क्रिया कितनी हो गई? ज़्यादा। तो यहाँ ज़्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं? क्रिया के परिमाण बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके कुछ अन्य भेद है, बहुत, काफ़ी, ढेर, सारा, खूब आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए कितना करके प्रश्न किया जाता है। जैसे तुम कितना बोला करो, कम। कितना खा लिया, ज़्यादा। अब है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे खरगोश भोला पशु है, यहाँ खरगोश की विशेषता बताई जा रही है, यानी संज्ञा की, तब तो ये क्या है? विशेषण है। और क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि काम की विशेषता। जैसे बच्चा बहुत रो रहा है, यहाँ क्या क्रिया हो रही है? रोने की। और रोने की क्रिया कितनी हुई? बहुत। उसे प्यार से चुप कराओ, यहाँ क्या कार्य हो रहा है? चुप कराने का। और कैसे चुप कराना? प्यार से। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। आप सभी को इस पाठ को ध्यान से अपनी पुस्तक से पढ़ना है और क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, उनकी परिभाषा, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, इन सब परिभाषाओं को ध्यान के लिए धन्यवाद। Hello students, a very pleasant morning to all of you. Now we will start our video class 4th English reader. In our last video we have completed chapter 11 and now we will start our reading part of chapter 12. Diamonds as big as almonds. Once upon a time there was a king. एक बार एक राजा था. He was ill and had become weak. वह बीमार और कमज़ोर हो गया था. He was as thin as a beanpole. वह बिल्कुल दुबला पतला था. He knew he would not live for many years. वह जानता था वह कई वर्षों तक जीवित नहीं रहेगा. He had only one son. उसके एक बेटा था. Who had just turned 10. वह केवल 10 वर्ष का था. The king wanted to find a good advisor for his son before he died. जो राजा थे वो मरने से पहले अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार खोजना चाहते थे. One day he asked his courtier. एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, Am I wise and good king? क्या मैं एक बुद्धिमान और अच्छा राजा हूँ? Your Majesty said the courtier. दरबारियों ने कहा, जी महाराज. You are the wisest and best king in the world. आप एक बुद्धिमान और सबसे अच्छे राजा हुए इस संसार में. Exclaimed the king. यह सुनकर जो राजा वो खुश हुए. He gave a diamond to each of his courtier. उसने अपने सभी दरबारियों को एक हीरा दिया, एक एक. There was one courtier, however, who sat in a corner and did not say a word. वहाँ पर एक और दरबारी था जो कि एक कोने में बैठा था, उसने एक शब्द भी नहीं बोला. He was young, handsome man and had a shawl around his shoulder. He was young, handsome man and had a shawl around his shoulder.
तो उसका वो कैसा था, जवान था, सुंदर व्यक्ति था और उसके जो कंधे थे उस पर चारों तरफ क्या था, एक शॉल था। एड्रेसिंग हिम द किंग सेड, उसको किंग ने एड्रेस करते हुए कहा, यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। डोंट यू एग्री विद दैट विद वट द अदर कोर्टियर हैव सेड, क्या तुम जो दूसरे दरबारी कह रहे हैं उनसे तुम सहमत नहीं हो। द कोरियर गोट अप, जो दरबारी होता है वह उठता है। बोर्ड बिफोर द किंग एंड सेड, राजा के सामने झुकते हुए और कहता है, योर मैजेस्टी, जी महाराज, माई रिप्लाई विल बी स्लाइटली डिफरेंट, मेरा जो उत्तर है आपके पर्सन का वो कुछ अलग है थोड़ा। आई एम अफ्रेड यू मे नॉट लाइक इट, मुझे डर है कि आप इसे पसंद नहीं करोगे। डोंट वरी अबाउट दैट, राजा ने कहा इसके बारे में चिंता मत कीजिए। रिप्लाइड द किंग, जवाब दीजिए राजा को। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का। यू आर ए वाइज एंड गुड किंग सेड द कोर्टियर, कोर्टियर ने कहा कि आप एक बुद्धिमान और अच्छे राजा हो। बट देयर हैव बीन किंग्स वाइजर बेटर देन यू एंड बेटर देन यू, लेकिन आपसे भी अच्छे, वाइज और बुद्धिमान और अच्छे राजा होंगे इस जो वर्ल्ड है इसके अंदर। द किंग स्माइल्ड एंड गेव हिम अ डायमंड, राजा ने मुस्कुराते हुए उसको एक क्या दिया, हीरा। द डायमंड वॉज एज बिग एज एन एलमंड, वो हीरा कितना बड़ा था, जैसे कि बादाम। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। द किंग सेड, राजा ने कहा, योर मैजेस्टी यू गिव अस डायमंड्स यस्टरडे, उन्होंने कहा महाराज आपने मुझे यस्टरडे, कल भी एक जो है क्या दिया था, डायमंड दिया था। वी टुक देम टू योर ज्वेलर्स, हम उसको कहाँ लेकर गए, आपके जो ज्वेलर जौहरी है उसके पास। ही टोल्ड अस दे वर नॉट रियल डायमंड्स, उसने हमें कहा कि यह एक जो वास्तविक हीरा है वो नहीं है। द कोर्टियर्स सैड, जो और दरबारी थे उन्होंने कहा। यस द किंग सैड, राजा ने कहा, द डायमंड्स वर नॉट रियल, जो हीरे थे वो वास्तविक नहीं थे। दे वर एज फॉल्स एज योर वर्ड्स, वो उतने ही नकली थे जितने कि तुम्हारे जो वर्ड्स थे, जो तुमने मेरे बारे में कहा था वो उस प्रकार से ही नकली था, झूठे थे। So students, your reading part is complete. Please read this chapter and thank you. Have a nice day.